नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आपकी प्रिपरेशन जेईई की काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, उसी प्रिपरेशन को और अच्छा करने के लिए मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं अपने रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट का मॉड्यूल ए का क्विक रिवीजन सेशन। दोस्तों, मॉड्यूल ए में टोटल 4 यूनिट्स हैं और मैंने आप लोगों को 4 यूनिट्स के यूनिट इंडिविजुअल यूनिट वाइज एमसीक्यूज, इंडिविजुअल यूनिट वाइज थ्योरी सभी कुछ प्रोवाइड किया है, वीडियो के फॉर्म में, पीडीएफ के फॉर्म में। खासकर पेड मेंबर को मैंने सभी कुछ प्रोवाइड किया है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग उन चारों मॉड्यूल के क्रक्स को देखेंगे, उन चारों यूनिट्स के दोस्तों हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। एक सिंगल वीडियो रहेगा जिसमें चारों यूनिट्स के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किए जाएंगे। तो इससे आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिवीजन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा और आप सारी चीज़ों को एक साथ कवर कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो लेसन यूनिट्स का और आगे आने वाले सभी यूनिट्स का यूनिट वाइज पीडीएफ और एमसीक्यू लेने के इच्छुक हैं तो आप हमारे टारगेट जेईई 2023 प्रोग्राम में इनरोल हो सकते हैं। बेसिकली ये एक पेड कोर्स है जो कि हमने लॉन्च किया है एज पर द न्यू सिलेबस। इसमें हम लोग 4 सब्जेक्ट कवर करेंगे, आरबीडब्ल्यूएम, आईईएफएस, पीपीबी और एएफपी। आपको हर एक यूनिट का यूनिट वाइज थ्योरी पीडीएफ, यूनिट वाइज थ्योरी वीडियोस, यूनिट वाइज एमसीक्यू पीडीएफ, यूनिट वाइज एमसीक्यू वीडियोस एंड एवरीथिंग यू विल गेट। अलोंग विद दैट आपको उसके अलावा मॉड्यूल वाइज क्विक रिवीजन सेशन, मॉड्यूल वाइज मॉक टेस्ट, ये सभी मिलेगा। तो हमारे पास 2 प्लान है इसको एक्सेस करने के लिए। यदि आप वीडियोस प्लस पीडीएफ यानी एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान चाहते हैं, दिस विल कॉस्ट यू ₹500 पर सब्जेक्ट, एंड इफ यू वांट ओनली पीडीएफ इट विल कॉस्ट यू ₹200 per subject, and if you purchase all of these 4 subjects together then I am offering you 10% discount. So now let's continue our today's session. आज दोस्तों हम लोग सबसे पहले यूनिट 1 को क्विकली रिवाइज करते हैं, देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था जो कि हम लोगों ने इस टॉपिक में देखा था। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमने देखा था दोस्तों कि हमारा जो बैंकिंग सर्विस, पहले रिटेल बैंकिंग के डेफिनेशन को मैंने आपको बताया था कि रिटेल बैंकिंग का जो मेन डेफिनेशन क्या है दोस्तों। रिटेल बैंकिंग एक ऐसा बैंकिंग सर्विस है जो कि ऑफर किया जाता है लार्ज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल कस्टमर को। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है दोस्तों, लार्ज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल कस्टमर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ही कहते हैं हम लोग रिटेल बैंकिंग। और जो हमारा इंटरमीडिएशन होता है, ये प्राइमरी फंक्शन होता है किसी बैंक का। बैंक ने बहुत सारे डिपॉजिट एज वेल एज लैंडिंग प्रोडक्ट को डेवलप किए हैं। लायबिलिटी साइड में बैंकिंग जो है रिटेल होता है और बैंक्स ने बहुत सारे रिसोर्सेज को रेज किए हैं लार्ज नंबर ऑफ रिटेल डिपोजिटर से, ये लायबिलिटी साइड में है। तो रिटेल बैंकिंग जो है आपको क्रेडिट कार्ड, डिपॉजिटरी सर्विस, पारा बैंकिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, इंश्योरेंस प्रोडक्ट, कैपिटल मार्केट प्रोडक्ट ऑफर करती है। एक दोस्तों होता है मास रिटेल बैंकिंग। मास रिटेल बैंकिंग एक ऐसा स्टेज होता है जहाँ पे बैंक स्टैंडर्डाइज्ड बैंकिंग प्रोडक्ट अपने कस्टमर को प्रोवाइड करती है। तो याद रखिएगा, एक होता है मास रिटेल बैंकिंग और एक होता है क्लाइंट रिटेल बैंकिंग। मास में क्या बताया मैंने आपको कि एक ऐसा रिटेल बैंकिंग जिसमें बैंक जो है स्टैंडर्डाइज्ड बैंकिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज अपने कस्टमर को ऑफर करती है। उसके बाद है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा क्लास रिटेल बैंकिंग। क्लास रिटेल बैंकिंग एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे बैंक कस्टमाइज प्रोडक्ट ऑफर करती है टारगेटेड एट द नाइके कस्टमर सेगमेंट देन हाई वर्थ इंडिविजुअल। तो आप देख सकते हैं बैंकिंग को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, इंडिविजुअल और फर्म। इंडिविजुअल में 2 होते हैं, रिटेल होते हैं और इंटरप्रेन्योर होते हैं। रिटेल में एक मास रिटेल बैंकिंग, एक क्लास रिटेल बैंकिंग होता है। इंटरप्रेन्योर में एग्रीकल्चर और एमएसएमई आता है। फर्म्स में की बात करें होलसेल और एमएसएमई। तो दोस्तों रिटेल का आपको मैंने 2 पार्ट बताया, मास रिटेल बैंकिंग और क्लास रिटेल बैंकिंग। क्लास रिटेल बैंकिंग इज जस्ट अ टाइप ऑफ प्राइवेट रिटेल बैंकिंग। ओके, सो अब दोस्तों मैं आपको रिटेल बैंकिंग का डेफिनेशन बता ही देता हूँ कि एक ऐसा बैंकिंग सर्विस जो कि प्राइमरली टारगेट होता है इंडिविजुअल कस्टमर के प्रति। ये बहुत सारे पर्सनल बैंकिंग प्रोडक्ट को ऑफर करता है। ठीक है, तो दीज आर द डेफिनेशन ऑफ रिटेल बैंकिंग व्हिच वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू। तो रिटेल बैंकिंग बहुत सारा सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे सेविंग और करंट अकाउंट, मॉर्गेजेस, पर्सनल लोन, डेबिट और क्रेडिट कार्ड। बहुत सारे फिनटेक कंपनीज जो है ये सभी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं जो कि रिटेल बैंकिंग प्रोवाइड करता है। कई कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताया था कि इसमें दोस्तों रिस्क, आप ध्यान दीजिएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर की रिक्वायरमेंट को ये फुलफिल करता है, ये मास मार्केट सेगमेंट पे फोकस्ड है। फिर मैंने आपको बताया था दोस्तों थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स कि इसका जो डिलीवरी मॉडल है ये फिजिकल भी है वर्चुअल भी है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिलीवरी मॉडल जो है दोनों है, फिजिकल भी है वर्चुअल भी है। और सर्विसेज जो है वो स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेसेस को एक्सटेंड किया जाता है। यदि एडवांटेजेस की बात करें रिटेल बैंकिंग की एडवांटेजेस की, तो लार्ज क्लाइंट बेस है, तो रिस्क स्प्रेड है, मतलब रिस्क कम है, राइट। फिर स्ट्रॉन्ग कस्टमर लॉयल्टी होता है जहाँ पे क्रॉस सेलिंग का अच्छा स्कोप होता है। क्रेडिट रिस्क डाइवर्सिफाइड है क्योंकि लोन अमाउंट स्मॉल है। और डिमांड में वोलेटिलिटी कम होता है और क्रेडिट साइकिल में वोलेटिलिटी कम होता है एज कम्पेयर टू लार्ज कॉर्पोरेट। तो ये सभी इसके एडवांटेजेस हैं। कंस्ट्रेंट क्या है रिटेल बैंकिंग का, तो कंस्ट्रेंट ये है कि प्रॉब्लम जो है लार्ज नंबर ऑफ क्लाइंट को मैनेज करने में प्रॉब्लम्स आती है, राइट। सो प्रॉब्लम इज फेस्ड इन मैनेजिंग लार्ज नंबर ऑफ क्लाइंट।
अब दोस्तों प्रोडक्ट का जो रैपिड इवोल्यूशन होता है जिसके कारण क्या होता है, आईटी कॉम्प्लिकेशन आता है, ब्रांच नेटवर्क को मेंटेन करने का हाई कॉस्ट होता है, और लो वैल्यू ट्रांजेक्शन को हैंडल करने का, लार्ज नंबर ऑफ लो वैल्यू ट्रांजेक्शन को हैंडल करने का हाई कॉस्ट आता है। अनसिक्योर्ड रिटेल लोन में डेलिक्वेंसीज ज़्यादा होती हैं, और अनहेल्दी कंपटीशन होता है क्योंकि फाइट्स कंपटीशन है। ये सभी इसके डिसएडवांटेजेस हैं। रिटेल बैंकिंग का इवोल्यूशन के बारे में आपको बताऊं तो रिटेल बैंकिंग जो है 1960s से पहले इसको आइडेंटिफाई किया जाता बिजनेस और कॉर्पोरेट क्लाइंट के द्वारा। ठीक है, मैक्सिमम जो बिजनेस था वो कॉर्पोरेट क्लाइंट को दिया जाता था फॉर वर्किंग कैपिटल एंड प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, और जो करंट अकाउंट था वो पर्पज सर्व करता था सर्विसेज डिलीवर करने का, जैसे रॉ मटेरियल फाइनेंस करना, वर्क इन प्रोग्रेस एक्सेट्रा। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, उसके बाद नेक्स्ट इवोल्यूशन आया कि पीरियड ऑफ टाइम जो नीड एंड वांट ऑफ कंज्यूमर था वो बढ़ा। अब कुछ नए बैंक्स आ गए जैसे इन्वेस्टमेंट बैंक, मर्चेंट बैंक्स। उसके बाद दोस्तों कस्टमर बेस जब बढ़ता गया और जो कस्टमर बेस का जो करेक्टर था वो चेंज हो गया, तो बैंक ने अपने प्रोडक्ट को रीडिज़ाइन किया और अपने मॉडल को रीडिज़ाइन किया ताकि इस एक्सपेक्टेशन से कैटर कर सकें। तो दोस्तों कुछ मेजर फाइंडिंग था वर्ल्ड रिटेल बैंकिंग रिपोर्ट 2015 का। इसमें कहा गया कि कस्टमर का एक्सपेक्टेशन जो है फास्टर पेस पे राइज कर रहा है, जो नॉन बैंक प्लेयर हैं उनसे कंपटीशन बढ़ रहा है, बैंक जो है ज़्यादा फोकस करते हैं अपने फ्रंट एंड पे एट द कॉस्ट ऑफ बैक एंड सर्विसेज। तो सब ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बैंक किस पे ज़्यादा फोकस करती है, फ्रंट एंड सर्विसेज पे। तो भारत में यदि रिटेल बैंकिंग सिनेरियो का बात करें तो कन्वेंशनल बिजनेस जो था पब्लिक सेक्टर बैंक का था वो जनरलाइज अप्रोच पे होता था दोस्तों। 1970s में और अर्ली 1980s में फॉरेन बैंक जो है कंज्यूमर बैंकिंग मॉडल लेकर आए जिसमें हाइब्रिड लायबिलिटी और एसेट प्रोडक्ट था। तो याद रखिएगा 1970 और 1980 में फॉरेन बैंक कौन सा मॉडल लेके आए, कंज्यूमर बैंकिंग मॉडल। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और ग्रिंडले बैंक ये सब इस तरह के प्रोडक्ट को स्टार्ट करने में पायनर्स थे। फिर सिटी बैंक जो है ये वेब क्रिएट किया अर्ली 1980 में। कैसे वेब क्रिएट किया, इसने अपना क्रेडिट कार्ड प्रोडक्ट को लॉन्च किया। फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक जैसे ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, आंध्रा बैंक, ये सभी इन सभी ने अपने एसेट प्रोडक्ट को मार्केटिंग किया और रिटेल सेगमेंट को कैटर किया। दोस्तों ये हमारा क्विक रिवीजन सेशन है, इसीलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ। यदि आप इसके आसान से समझना चाहते हैं, चीज़ों को अच्छे से समझना चाहते हैं, तो आप हमारे प्रोग्राम में इनरोल हो सकते हैं। जैसे मैंने एक यूनिट को लगभग 1 घंटे के वीडियो लेक्चर में कंप्लीट किया है। सो सिंस इट इज क्विक रिवीजन सेशन, दैट्स व्हाई वी आर मूविंग फास्ट because I am just revising. We are just revising all the content that we have gone through in our individual video lecture, individual unit wise video lecture. उसके बाद दोस्तों न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक का एंट्री हुआ 1990s में। इसने एक नया अप्रोच लाया रिटेल बैंकिंग में। ये जो हमारे न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक थे, इनका क्लियर पोजिशनिंग था रिटेल बैंकिंग का, और ये रिटेल जो फॉरेन बैंक का जो बैंकिंग बिजनेस था उसके लिए थ्रेट प्रोड्यूस कर रहे थे। उसके बाद दोस्तों PSBs अलॉन्ग विथ टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव और रीडिफाइंड बिजनेस मॉडल, इसने भी मार्केट स्पेस में इंटर किया, यानी पब्लिक सेक्टर बैंक ने इंटर किया। तो देखिए दोस्तों कुछ स्कोप था रिटेल बैंकिंग बिजनेस का। मेन स्कोप क्या क्या है, अर्बन पॉपुलेशन बढ़ रहा था, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रहा था, यंग पॉपुलेशन में राइज हो रहा था, नए कस्टमर सेगमेंट का इमरजेंस हो रहा था, और मास एफ्लुएंट स्पेस में राइज हो रहा था। इन सभी के कारण जो रिटेल बैंकिंग बिजनेस इंडिया में वो बढ़ रहा था। ठीक है, तो मैं आपको क्या बताया, अर्बन पॉपुलेशन का ग्रो होना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सभी पॉइंट के कारण दोस्तों रिटेल बिजनेस बढ़ा। ठीक है, तो ये सब पॉइंट आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों RBI का जो डाटा है रिटेल बैंकिंग का वो जरा देख लीजिए। इस RBI का डाटा ये कहता है कि बैंक का जो रिटेल लोन पोर्टफोलियो है वो डबल डिजिट ग्रोथ रजिस्टर किया है। तो कहने का मतलब कि रिटेल बैंकिंग का जो परफॉर्मेंस है, बैंकों का जो परफॉर्मेंस है रिटेल बैंकिंग में, उसका स्टेबल ग्रोथ है। ठीक है, और जो पोटेंशियल है रिटेल बैंकिंग में वो बढ़ रहा है। और दोस्तों इसमें ये कहा गया कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक का जो ग्रॉस आउटस्टैंडिंग क्रेडिट है वो लगभग 5.5% से बढ़ गया है। और दोस्तों नंबर ऑफ वाइट लेवल ATMs और ये सभी में ग्रोथ रजिस्टर्ड हुआ है। नया सिस्टम आया जिसे हम लोग QR कोड कहते हैं। ये मोस्ट पॉपुलर पेमेंट सिस्टम बना था 20-21 के बीच में। UPI ट्रांजैक्शन में बहुत सारा UPI ट्रांजैक्शन का दोस्तों नया रिकॉर्ड क्रिएट किया। तो दोस्तों ये सभी हमारे डाटास है जो कि RBI ने प्रोवाइड किए थे। अब यदि रिटेल बैंकिंग को सक्सेसफुल होना है तो उसके लिए क्या क्या प्रीरिक्विजिट है, तो सबसे पहला है कि आपका डिलीवरी मैकेनिज्म एफिशिएंट होना चाहिए। ठीक है, तो आप जो है इनोवेशन में जैसे कस्टमर इंगेजमेंट, एजिलिटी, इफिशिएंसी, रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस, ये सभी के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, एफिशिएंट डिलीवरी मैकेनिज्म होना चाहिए। दूसरा तरीका है डायरेक्ट बैंकिंग। तो डायरेक्ट बैंकिंग एक ऑनलाइन बैंकिंग है फ्रॉम ए स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशन। इसके अंदर दोस्तों बहुत सारे चैनल्स आते हैं, ATMs हो गए, कॉल एंड ईमेल सेंटर हो गए, मोबाइल बैंकिंग डिलीवरी हो गया, डायरेक्ट मेल हो गया। तो ये फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल है रिटेल बैंकिंग कस्टमर के लिए, डायरेक्ट बैंकिंग जिसे हम लोग कहते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा प्रोडक्ट एप्रोप्रिएटनेस है।
तो बैंक जो है स्ट्राइव कर रही है नए कस्टमर को लाने में अपने, और जो एग्जिस्टिंग है उसे रिटेन करने में। यही कहते हैं हम लोग प्रोडक्ट एप्रोप्रिएटनेस। प्राइसिंग अच्छा होना चाहिए। जो प्राइसिंग है वो प्रोडक्ट और सर्विसेज को डिमॉन्स्ट्रेट करता है, लायबिलिटी साइड का हो चाहे एसेट साइड का हो, ठीक है। तो प्राइसिंग सही होना चाहिए। इफेक्टिव प्राइसिंग इज आल्सो अ की फॉर प्रीरिक्विजिट फॉर रिटेल बैंकिंग टू बी सक्सेसफुल। फिर दोस्तों स्कोरिंग मॉडल यानी क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल। क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल एक ऐसा टेक्निक होता है जिसमें बहुत सारे फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स को कंबाइन किए जाते हैं ताकि हम प्रेडिक्ट कर सके कि हमारे सामने जो नए एप्लीकेंट आ रहे हैं, जो लोन लेने के लिए नए एप्लीकेंट आ रहे हैं, उनकी क्या बिहेवियर रहेगी। फिर दूसरा 5वां पॉइंट है कस्टमर प्रोटेक्शन इन्वायरमेंट। राइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको फोकस इस बात पे रखना है कि आप कस्टमर के अंदर एक ट्रस्ट का फीलिंग आए, ठीक है, वो प्रोटेक्टेड फीलिंग करे कि उनका जो राइट्स है वो प्रोटेक्ट हो रहा है। तो ये सभी हमारे कुछ प्री रिक्विजिट है सक्सेसफुल रिटेल बैंकिंग के लिए। अब रिटेल बैंकिंग के चैलेंजेस कौन कौन से हैं? तो मेन चैलेंज है दोस्तों कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड प्राइसिंग। अभी मैंने आपको बताया ना कि प्रोटेक्शन करना, कंज्यूमर के राइट को प्रोटेक्ट करना, कंज्यूमर प्रॉपर प्राइसिंग करना, दिस इज वन ऑफ द मेन चैलेंजेस। दूसरा चैलेंज है दोस्तों केवाईसी एमएल इशू को अंडरस्टैंड करना। फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू वंस मोर दैट सिंस दिस इज, क्योंकि ये दोस्तों हमारा क्विक रिवीजन सेशन है, सो आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल ऑफ ईच एंड एवरी पॉइंट। मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं सभी पॉइंटों में, क्योंकि दोस्तों वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस इन आवर यूनिट वाइज वीडियो। इफ यू वांट मोर डिटेल डिस्कशन देन यू कैन प्लीज ऑप्ट फॉर आवर यूनिट वाइज वीडियोस। हियर वी आर डिस्कसिंग ओनली दोस पॉइंट्स फ्रॉम योर क्वेश्चन as more frequently asked and it will ensure that your all important points are covered। ये इस बात का ध्यान रखिएगा कि दोस्तों आपके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर हैं। यदि आप इच्छुक हैं कि हमारा जो यूनिट वाइज वीडियोज है, यूनिट वाइज एमसीक्यूज वीडियो है, वो लेने के लिए तो आप प्लीज़ मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, मैं आपको डिटेल प्रोवाइड करूंगा। दोस्तों केवाईसी एमएल इशू बहुत इंपॉर्टेंट इशू है हमारे रिटेल बैंकिंग के सामने। बैंकों को माइंडफुल होना पड़ेगा केवाईसी ड्यू डिलिजेंस के बारे में, खासकर जो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट वो बेचते हैं अपने प्रीमाइसेस से। फिर दोस्तों रिस्क को मैनेज करना, ऑब्वियस सी बात है, रिस्क तो है ही है, ठीक है। अब रिस्क किस तरह से हो सकता है? मान लीजिए कि आपके स्टाफ ने जो गाइडलाइंस है उसको एडहेयर नहीं किया, आपका टेक्नोलॉजी सिस्टम इनएडिक्वेट है, ठीक है। फिर कुछ फ्रॉडलेंट प्रैक्टिसेस कस्टमर ने या हैकर्स ने प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये सभी हमारे रिस्क आते हैं। तो इसके अंदर दोस्तों बिजनेस रिस्क आएगा, लिक्विडिटी रिस्क आएगा, इंटरेस्ट रेट रिस्क आएगा, ठीक है। तो ये सभी हमारे दोस्तों चैलेंजेस हैं हमारे सामने। तो अब क्या क्या रीज़न है रिटेल बैंकिंग सेगमेंट के ग्रोथ होने का? तो ग्रोथ होने का रीज़न दोस्तों मैं आपको बताऊं तो दोस्तों सबसे पहला रीजन है राइज ऑफ यंग इंडिया पॉपुलेशन, यंग इंडिया प्रोफेशनल। बिल्कुल सही बात है कि आप कंज्यूमर के परचेजिंग पावर को बढ़ाएंगे और जो है लिबरल एटीट्यूड है पर्सनल डेट के प्रति, तो ये इंडिया के रिटेल बैंकिंग सेगमेंट को कंट्रीब्यूट कर रहा है। और खासकर जो मिडिल टू हाई इनकम इंडियन हाउस होल्ड है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। फिर हमारा भारत जो है इकोनॉमिक सुपर पावर की ओर भाग रहा है, ठीक है। तो आज के समय में ये 30 इमर्जिंग मार्केट में सेकंड मोस्ट अट्रैक्टिव रिटेल डेस्टिनेशन है। उसके बाद दोस्तों परचेजिंग पावर बढ़ रहा है मिडिल क्लास पीपल का, ये भी एक फैक्टर है जिस कारण से रिटेल बैंकिंग का सक्सेस है। उसके बाद दोस्तों हमारा फाइनेंशियल मार्केट में कुछ रिफॉर्म्स आ रहे हैं, मास मार्केट बैंकिंग हो रहा है। अभी आपको बताया था ना, एक होता है मास मार्केट बैंकिंग, एक होता है क्लाइंट मार्केट बैंकिंग। फिर है दूसरा पॉइंट है वॉल्यूम ड्रिवन बिजनेस, ठीक है। फिर फाइनेंशियल लिक्विडिटी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, बैंक लिंकेज का कैश बढ़ना, इंटरेस्ट रेट में डिक्लाइन होना। उसके बाद दोस्तों ये सभी पॉइंट्स हैं जिसके कारण रिटेल बैंकिंग बिजनेस जो है भारत में ग्रो कर रहा है। तो दोस्तों यदि हम रिटेल बैंकिंग का स्कोप के बारे में बात करें तो फ्यूचर क्या है रिटेल बैंकिंग का? तो फिनटेक्स जो है वो डोमिनेट कर रहे हैं डिजिटल पेमेंट्स इकोसिस्टम को, ठीक है। और बहुत सारे इमर्जिंग टेक कंपनी जो है वो इस इंडस्ट्री को डिस्टर्ब कर रही है। वो जैसे पेइंग डाउन डेट, क्रेडिट सेविंग, ये सभी अल्टरनेटिव प्रोवाइड कर रहे हैं। बैंक जो है वो एपीआई का हेल्प लेने लगे। एपीआई का मतलब पूछेगा एपीआई क्या होता है, तो आप बोलेंगे एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस हमारा एपीआई होता है, ठीक है। तो दोस्तों एपीआई का एपीआई पूछा जा सकता है आपको, एपीआई क्या है, ठीक है। तो बैंक जो है एपीआई का हेल्प लेने लगे हैं। उसके बाद दोस्तों BAAS क्या होता है? बैंकिंग एज ए सर्विस। तो जो इंटायर डिजिटल बैंकिंग इकोसिस्टम है उसके कारण दोस्तों नया एंड टू एंड अप्रोच बनाया जिसे हम लोग BAAS कहते हैं, बैंकिंग एज ए सर्विस कहते हैं। तो BAAS जो है फिनटेक कंपनीज को हेल्प करती है या दूसरे थर्ड पार्टी को हेल्प करती है जैसे एनबीएफसीज को, ताकि वो बैंक के साथ इंटीग्रेट कर सके जो एपीआई को इंप्लॉय कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। मतलब सिंपल सी बात है कि BAAS हेल्प करती है फिनटेक कंपनी को ताकि वो उस पार्टिकुलर एनबीएफसीज के साथ, दूसरे एनबीएफसी के साथ ये इंटीग्रेट कर सकें। फिर दोस्तों डिजिटल बैंकिंग में ग्रोथ हुआ है, ठीक है। बहुत सारे बेनिफिट्स है डिजिटल बैंकिंग का, कन्वीनियंस है, कस्टमर कैश की पेमेंट कर सकता है, ठीक है। ये सभी हमारे डिजिटल बैंकिंग के ग्रोथ के कारण है। और दोस्तों ब्लॉकचेन का एडेप्टेशन बढ़ रहा है रिटेल बैंकिंग के द्वारा। मैंने ब्लॉकचेन के बारे में डिटेल डिस्कशन किया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आना, डाटा साइंस का आना बैंकिंग में। तो दीज आर द फैक्टर विच क्लियरली सीज द स्कोप, क्या क्या स्कोप है,
हाँ, उसके बाद दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट, एल्गोरिथम ट्रेडिंग, पेमेंट इनोवेशन, एसईपी क्या है दोस्तों, सिंगल यूरो पेमेंट एरिया स्कीम, ये यूरोपियन यूनियन का है, इस कारण से सेटलमेंट टाइम जो है वो घट गया है। यूएस के फेडरल रिजर्व ने फेडनाउ को अनाउंस किया है, इससे कारण जो है सर्विसेज फास्टली क्रेडिट हो पा रहे हैं। ठीक है, दीज आर द टॉपिक दैट वी हैव डिस्कस इन आवर यूनिट 1। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं यूनिट 2 पे। पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने अपने जेआईबी के लिए, जेआईबी के प्रिपरेशन के लिए टारगेट जेआईबी 2023 कोर्स को लॉन्च किया है। बेसिकली ये एक पेड कोर्स है जो कि एज पर न्यू सिलेबस वी आर कवरिंग 4 सब्जेक्ट्स हियर एंड यू विल गेट यूनिट वाइज थ्योरी वीडियोस, you will get unit wise theory PDF and as well as MCQ video and MCQ PDF. If you want to avail the plan, we have 2 plans. If you want video plus PDF, it will cost rupees 500 per subject, and for all subject you can get at rupees 1800, and if you want PDF it will cost rupees 200 per subject, and for all 4 subject you can avail it at rupees 700. If you want to purchase, please WhatsApp me on this number. Now let's continue our quick revision of our unit 2. दोस्तों यूनिट 2 पे स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमें यूनिट 2 में कवर करने हैं। सो दोस्तों यूनिट 2 इज फॉर रिटेल बैंकिंग रोल विद इन बैंकिंग ऑपरेशन। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे दोस्तों, हम लोग देखे थे कि रिटेल बैंकिंग का क्या रोल है बैंक ऑपरेशन के अंदर। दीज आर द पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो फ्रेंड्स लेट्स सी। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें बिजनेस मॉडल को हमने देखा है। बिजनेस मॉडल कौन कौन सा बैंक अडॉप्ट करती है। सो फ्रेंड्स रिटेल बैंकिंग रोल विद इन द बैंक ऑपरेशन। सो बिजनेस मॉडल जो बैंक अडॉप्ट करती है उसके इसके बारे में यहाँ डिस्कशन किया गया है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि बैंक बहुत सारे अप्रोच यूज करती है रिटेल बैंकिंग एक्टिविटीज के लिए। मेन अप्रोच होता है एसबीयू अप्रोच, जिसे हम लोग स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट अप्रोच कहते हैं। दूसरा है डिपार्टमेंटल अप्रोच और तीसरा है इंटीग्रेटेड अप्रोच। तो दीज आर द 3 मेन अप्रोच विच आर यूज बाय बैंक। पहले हम लोग एसबीयू की बात करते हैं। एसबीयू प्रॉफिट सेंटर की तरह काम करता है और ये बिजनेस यूनिट हो सकता है एक लार्ज कॉर्पोरेशन का, एक लार्ज कॉर्पोरेशन का एक स्मॉल बिजनेस यूनिट हो सकता है। एसपीयू अडॉप्ट किया जाता है टॉप 5 पब्लिक सेक्टर बैंक के द्वारा, जो कि मुंबई में बेस्ड है, और प्राइवेट सेक्टर बैंक के द्वारा और फॉरेन बैंक के द्वारा। जो हमारे न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक होते हैं उन्होंने एसबीयू को एस्टेब्लिशमेंट किया है शुरू से ही। तो आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि एसबीयू का एस्टेब्लिशमेंट किसने किया, तो आप बोलेंगे न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक ने किया। उसके बाद दोस्तों सेकंड अप्रोच है हमारे पास डिपार्टमेंटल अप्रोच। डिपार्टमेंटल अप्रोच एक स्पेशलाइज्ड फंक्शनल अप्रोच है। जो की पॉइंट्स है सभी हाईलाइटेड है। सो दिस कैन हेल्प यू इन योर फाइनल रिवीजन। दिस टाइप ऑफ पीडीएफ कैन हेल्प यू इन योर फाइनल रिवीजन। दोस्तों पब्लिक सेक्टर बैंक जो है डिपार्टमेंटल अप्रोच को अडॉप्ट करती है। तो न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक एसबीयू अप्रोच को, पब्लिक सेक्टर बैंक डिपार्टमेंटल अप्रोच को। जो हमारे ओल्ड जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक है उनका जो बिजनेस मॉडल रहता है वो बिल्ड होता है एज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल बिजनेस प्लान। दोस्तों यहाँ से फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट अप्रोच, दैट इज इंटीग्रेटेड अप्रोच। इंटीग्रेटेड अप्रोच स्मॉल बिजनेसेस अडॉप्ट करती है, जो कि जितने सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट हैं उसको कंबाइन करती है और एक कोहेसिव अप्रोच अडॉप्ट करती है ताकि बिजनेस के प्रॉब्लम को टैकल कर सके। इसीलिए इसका नाम रखा गया इंटीग्रेटेड अप्रोच। ये अप्रोच आपके रिस्क को घटाता है और प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाता है। कौन सा अप्रोच है दोस्तों? इंटीग्रेटेड अप्रोच। फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ सवाल पूछा जा सकता है। बिजनेस मॉडल की बात करें तो बैंक जो है अपने रिटेल बैंकिंग मॉडल्स को पोजिशनिंग प्लेटफॉर्म के बेसिस पे रिस्ट्रक्चर करती है। खासकर ओल्ड जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात करें तो इनका पोजिशनिंग प्लेटफॉर्म क्लियर होता है। जो इसका जो पोजिशनिंग प्लेटफॉर्म होता है वो ओवरऑल बिजनेस प्लान पे डिपेंड करता है। जो हमारे न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक है ये टॉप स्लॉट में होना चाहते हैं। जो हमारे प्राइवेट सेक्टर बैंक है इनका भी पोजिशनिंग स्ट्रेटजी क्लियर होता है कि क्या वो चाहते हैं कि आगे इन द नेक्स्ट 2 to 3 ईयर। जो हमारे फॉरेन बैंक है ये पोजिशनिंग प्लेटफॉर्म ऑब्जेक्टिव से नहीं जाते हैं, इनका टोटली बिजनेस ऑब्जेक्टिव होता है। वो कस्टमर बिजनेस प्रॉफिट टारगेट के अकॉर्डिंग जानते हैं। क्लासिक एग्जांपल मैंने आपको बताया था बीएनपी परिवार का, जिसने रिटेल बैंकिंग स्पेस में इंटर किया था एग्रेसिवली, लेकिन जब इनको लगा कि अपना बिजनेस इनका सही से नहीं चल रहा है तो फिर इन्होंने क्या किया, एग्जिट कर दिया। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो हमारे फॉरेन बैंक है वो पोजिशनिंग ऑब्जेक्टिव के द्वारा नहीं जाते हैं, उनका प्योरली होता है बिजनेस ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो वो कस्टमर पे बिजनेस पे या प्रॉफिट टारगेट पे जाते हैं। जब उनको लगता है कि आप प्रॉफिट उनका नहीं हो रहा है बीएनपी परिवार के केस में, तो वो क्या करते हैं, क्विट कर देते हैं स्पेस को। तो दोस्तों मैंने आपको बीएनपी परिवार के बारे में बताया। उसके बाद सिटी बैंक भी इसका एग्जांपल है। उसके बाद दोस्तों तो आपको मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा दिया। एसबीओ डिपार्टमेंटल इंटीग्रेटेड अप्रोच। ब्रांच जो है पोजिशनिंग प्लेटफॉर्म के बेसिस पे बैंक अपने रिटेल बैंकिंग मॉडल को स्ट्रक्चर करती है। कौन से बैंक कौन से मॉडल को फॉलो करती है ये मैंने आपको बताया। हम लोग यूनिट 3 को क्विकली रिवाइज करते हैं। यूनिट 3 दोस्तों बेस था एप्लीकेबिलिटी ऑफ रिटेल बैंकिंग कॉन्सेप्ट एंड डिस्टिंक्शन बिटवीन रिटेल एंड कॉर्पोरेट एंड होलसेल बैंकिंग। तो फ्रेंड्स मैंने आपको इसमें इंप्लीमेंटेशन मॉडल के बारे में बताया था। बैंक जो इंप्लीमेंटेशन मॉडल अडॉप्ट करती है वो इसका 3 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। रिटेल बैंकिंग का 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला है मल्टीपल प्रोडक्ट, दूसरा है मल्टीपल चैनल, तीसरा है मल्टीपल कस्टमर ग्रुप। मल्टीपल प्रोडक्ट के अंदर डिपॉजिट, लोन, कार्ड, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटीज आता है। मल्टीपल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में कॉल सेंटर, ब्रांच, इंटरनेट, मोबाइल बैंकिंग, कियोस्क आता है। और मल्टीपल कस्टमर ग्रुप में कंज्यूमर, स्मॉल बिजनेस और कॉर्पोरेट आते हैं। So these are the 3 important characteristics of retail banking.
उसके बाद दोस्तों मैंने आपको बताया था कि रिटेल बैंकिंग के एप्लीकेशन एप्लीकेबिलिटी के बारे में। तो रिटेल बैंकिंग जो है बहुत सारे इसके इम्प्लीमेंटेशन मॉडल हैं, बहुत सारे इसके बिजनेस प्रोसेस स्ट्रक्चर हैं, बहुत सारे इसके प्रोडक्ट एंड प्रोसेस मॉडल हैं। तो यदि हम इम्प्लीमेंटेशन मॉडल की बात करें तो मोस्ट कॉमन स्ट्रेटजी है एंड टू एंड आउटसोर्सिंग, प्रीडोमिनेंट आउटसोर्सिंग, पार्सल आउटसोर्सिंग और इन हाउस सोर्सिंग। तो दोस्तों जो हमारे PSBs होते हैं यानी पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं वो इन हाउस रिसोर्स को यूज करते हैं रिटेल बैंकिंग के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइटेड है। तो कुछ ही चीज़ होते हैं जैसे मैं क्या कर रहा हूँ कि मैक्सिमम के लिए वो इन हाउस रिसोर्स को यूज करते हैं, लेकिन कुछ एक्टिविटीज़ के लिए जैसे ATM हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, तो इसको उन्होंने आउटसोर्स करते हैं। जो हमारे न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक होते हैं इनका जो मॉडल होता है वो मिक्स होता है, कुछ आउटसोर्स होता है, कुछ इन हाउस होता है। तो PSBs के लिए इन हाउस, न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक के लिए मिक्सिंग, फॉरेन बैंक का सब कुछ आउटसोर्स होता है। तो आपको इम्प्लीमेंटेशन मॉडल तो समझ में आ गया ना। इम्प्लीमेंटेशन मॉडल जो है 4 होता है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक इन हाउस होती है, मैक्सिमम इसका इम्प्लीमेंटेशन मॉडल इन हाउस होता है। न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक के लिए मिक्सिंग होता है और फॉरेन बैंक के लिए आउटसोर्स होता है। यदि हम बिजनेस प्रोसेस स्ट्रक्चर की बात करें तो 4 डिफाइंड प्रोसेस मॉडल है जो कि बैंक इंप्लीमेंट करती है। वो कौन कौन सा मॉडल है? पहला है हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल, दूसरा है दोस्तों वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल, तीसरा है हमारा प्रीडोमिनेटली वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल और चौथा है हमारा प्रीडोमिनेटली हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल। यदि हम हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल की बात करें, ये एक मॉडुलर स्ट्रक्चर है जिसमें अलग अलग प्रोसेस मॉडल को यूज किया जाता है अलग अलग प्रोडक्ट के लिए, अलग जैसे क्या। तो फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट वी ऑफर डिफरेंट प्रोसेस मॉडल। वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल में क्या होता है कि ये it provides functionality across product with customer database orientation and centralized customer database is used across products. नेक्स्ट है हमारा प्रीडोमिनेटली हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल। ये मोस्टली प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता है और कॉमन कस्टमर इन्फॉर्मेशन होता है सम प्रोडक्ट के लिए। और नेक्स्ट होता है दोस्तों हमारा प्रीडोमिनेटली वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल। ये जो हमारे न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक होते हैं ना वो वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल को फॉलो करते हैं। फॉरेन बैंक जो है प्रीडोमिनेटली वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल को फॉलो करते हैं, प्लीज रिमेंबर, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से बैंक कौन से मॉडल को यूज करते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब यदि हम बिजनेस अप्रोच की बात करें, अभी तक मैंने आपको बताया बिजनेस प्रोसेस के बारे में, जो 4 मॉडल थे। यदि हम बिजनेस अप्रोच की बात करें दोस्तों, तो बिजनेस अप्रोच में सबसे पहला हमारा जो अप्रोच होता है वो सेगमेंटेड अप्रोच होता है, जहाँ पे ब्रांच को बिजनेस पोटेंशियल के बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है। तो ब्रांच को क्लासिफाई किया जाता है रिसोर्स सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, प्रायोरिटी सेंटर, ठीक है। और फिर दोस्तों जनरल सेंटर के बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है। और ये जो कंसेप्ट होता है सेगमेंटेशन वाला, ये PSBs में अप्लाई होता है, इसका लार्ज नेटवर्क है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा ज्योग्राफी बेस्ड अप्रोच। थर्ड आता है हमारा क्लासिफिकेशन बेस्ड अप्रोच। ज्योग्राफी बेस्ड अप्रोच में रिटेल मॉडल को ज्योग्राफी के बेसिस पे बिल्ड किया जाता है और क्लासिफिकेशन बेस्ड अप्रोच में रिटेल मॉडल को स्ट्रेटजीज को डिजाइन किया जाता है ब्रांच के बेसिस पर कि ब्रांच का नेचर कैसा है। दोस्तों मैं फिर से बता दूं कि ये हमारा क्विक रिवीजन सेशन है, आप प्लीज़ ध्यान रखिए। मैं फास्ट इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि हमें चीज़ों को क्विकली समझना है, आपको कम समय में चीज़ों को रिवाइज करना है, दैट्स व्हाई आई एम मूविंग फास्ट, ओके। यदि आप इसको डिटेल डिस्कशन चाहते हैं तो आप इसे यूनिट वाइज वीडियोस को देख सकते हैं। यूनिट वाइज वीडियोस पेड मेंबर के लिए अवेलेबल है, कुछ वीडियोस फ्रीली भी अवेलेबल है यूट्यूब पे। यदि आप डिटेल जानकारी लेना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, नंबर यहाँ पे स्क्रीन के बॉटम में शो हो रहा है, आई विल प्रोवाइड यू द डिटेल। सो नाउ दोस्तों मैंने क्या बताया आपको कि हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं कौन कौन सा ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ अप्रोचेज होते हैं, बिजनेस अप्रोच होते हैं, सेगमेंटेड अप्रोच मैंने आपको बताया। सेगमेंटेड अप्रोच बेसिकली PSBs फॉलो करती है, पब्लिक सेक्टर बैंक फॉलो करती है जिनका लार्ज नेटवर्क होता है। फिर मैंने आपको बताया ज्योग्राफी बेस्ड अप्रोच। थर्ड मैंने आपको बताया क्लासिफिकेशन बेस्ड अप्रोच। फिर दोस्तों जो हमारे न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक होते हैं वहाँ पे मिक्स अप्रोच होता है, कुछ सेगमेंटेड मॉडल होता है और कुछ क्लासिफिकेशन बेस्ड अप्रोच होता है। दोस्तों जो कौन सी बैंक कौन अप्रोच यूज करती है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप देख रहे होंगे ना पिछले 2 यूनिट में हमने यही देखा है कि ये अप्रोच ये बैंक के लिए, ये अप्रोच ये बैंक के लिए। प्लीज़ उसको आप एक उसका आप एक ये बना लीजिए, उसका आप एक शॉर्ट नोट बना लीजिए दोस्तों, आपको बहुत हेल्प आएगा। मैंने अपने पेड मेंबर को सॉफ्टवेयर ऑलरेडी प्रोवाइड किया है, उसका दोस्तों एक आपको क्विक रिव्यू बना लीजिए ताकि एग्जामिनेशन टाइम में आप दिमाग में बैठा रहे कि हाँ अरे ये हमारा पब्लिक सेक्टर बैंक है तो ये अप्रोच फॉलो करती है, समझ रहे हैं बात को। तो आपके लिए कह रहा हूँ कि प्लीज़ आप एक A4 साइज पेपर लीजिए और उसमें लिख लीजिए कि PSBs के लिए ये अप्रोच, न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक के लिए ये अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब दोस्तों यदि प्रोडक्ट मॉडल की बात करें तो प्रोडक्ट मॉडल का कैरेक्टराइजेशन मैंने आपको बताया, मल्टीपल प्रोडक्ट, मल्टीपल चैनल, मल्टीपल कस्टमर ग्रुप, ठीक है। अब कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं ये हमने पहले डिस्कशन किया है। फिर अब दोस्तों एसेट साइड में देखिए, एसेट साइड में रिटेल बैंकिंग के कारण बेटर यील्ड आता है। रिटेल सेगमेंट जो है गुड एवेन्यू है फंड डिप्लॉयमेंट का। लायबिलिटी प्रोडक्ट जो रिटेल बैंकिंग ऑफर करती है वो सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट में, टर्म डिपॉजिट अकाउंट में। और रिटेल का जो डिपॉजिट होता है वो स्टेबल होता है और इसमें कोर डिपॉजिट होता है दोस्तों। ये इंटरेस्ट इनसेंसिटिव होता है, राइट। और इसमें एडिशनल इंटरेस्ट के लिए बार्गेनिंग भी कम होता है। इसके अंदर लो कॉस्ट फंड होता है
और यदि आप इफेक्टिव कस्टमर देखिए दोस्तों, ये CRM, यहाँ पे एक टर्म आपको मिलेगा CRM। दोस्तों CRM इज अ टॉपिक, इस CRM पे पूरा सब्जेक्ट ही हम लोग डिस्कस करेंगे। यदि आपका कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट परफेक्ट है तो इस आपका क्या होगा, स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस बनेगा। ठीक है। अब दोस्तों मैंने आपको कुछ रिटेल प्रोडक्ट्स के बारे में बताए थे, एसेट साइड प्रोडक्ट जो कि बैंक ऑफर करती है, जैसे लोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड, मॉर्गेज लोन, पर्सनल लोन। ठीक है। और कुछ हमारे लायबिलिटी साइड प्रोडक्ट होते हैं, ये भी हमने आपको बताया। अब दोस्तों यदि प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात करें तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में जो हमारा प्रोसेस फॉलो किया जाता है, तो इन हाउस प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस होता है। एक होता है हाइब्रिड क्रॉस पॉलिनेशन, तो जितने भी PSBs होते हैं यहाँ पे जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है वो इन हाउस होता है। जो हमारे प्राइवेट सेक्टर बैंक होते हैं, इनका जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है वो इन हाउस होता है। इसके अंदर मार्केट डायनेमिक्स, सेगमेंटेशन, क्लासिफिकेशन सभी आते हैं। ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट अप्रोच। यदि हम प्रोसेस मॉडल की बात करें तो प्रोसेस मॉडल 3 डायमेंशन का होता है। पहला है कि या तो आप सारा प्रोसेसिंग इन हाउस करें, दूसरा है कि कुछ चीज़ को आप इन हाउस करें, कुछ प्रोडक्ट को आप आउटसोर्स करें, और तीसरा है कि सारा का सारा का आप आउटसोर्स ही करें। तो दोस्तों बैंक अलग अलग अप्रोच प्रोसेस मॉडल को अडॉप्ट करती है अपने रिटेल एसेट प्रोडक्ट के लिए। कौन कौन सा प्रोसेस मॉडल है? सेंट्रलाइज रिटेल बैंकिंग प्रोसेस सेंटर पहला है, जहाँ पे जितने भी रिटेल लोन्स होते हैं उनको ब्रांच पे सोर्स किया जाता है मार्केटिंग टीम के द्वारा और सिंगल पॉइंट पे प्रोसेस किया जाता है। दूसरा मॉडल है सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग। ये देखिए सेंट्रलाइज रिटेल एसेट प्रोसेसिंग सेंटर है, और ये है सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग। यहाँ पे कुछ एसेट के लिए सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग, जैसे हाउसिंग लोन के लिए, और कुछ होते हैं रीजनल प्रोसेसिंग सेंटर। तो एक तो होता है सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सेंटर, एक होता है रीजनल प्रोसेसिंग सेंटर। तो ये दूसरा मॉडल है। एक होता है दोस्तों हम सभी प्रोडक्ट के लिए सेंट्रलाइज रिटेल एसेट प्रोसेसिंग, मतलब ATM देगा, तो जैसे मान लीजिए कोई बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, इसका जो हेड क्वार्टर है, सारा ATM वहीं से जाएगा। और कुछ मान लीजिए कि कुछ बैंक ऐसे मॉडल को फॉलो करते हैं कि इनका जो ATM है कुछ रीजनल, इनका जो जोनल ऑफिस होगा वहाँ से भी जाएगा, और इनका जो हेड क्वार्टर है वहाँ से भी जाएगा। तो उसे कहते हैं हम लोग सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग एंड रीजनल प्रोसेसिंग सेंटर। और जो थर्ड मॉडल है, इसमें ना ही सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग होता है, केवल रीजनल प्रोसेसिंग हब होता है। तो समझ रहे हैं ना, एक मॉडल में खाली सेंट्रलाइज रिटेल एसेट प्रोसेसिंग सेंटर है, दूसरे मॉडल में मिक्सिंग है, और तीसरे मॉडल में केवल और केवल रीजनल प्रोसेसिंग हब है। तो ये भी हमारे डिफरेंट प्रोडक्ट इंप्लीमेंटेशन मॉडल्स हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा इम्प्लीमेंटेशन देखिए, यहाँ भी आप देखिए कि जो सेंट्रलाइज रिटेल लोन प्रोसेसिंग सेंटर का इम्प्लीमेंटेशन PSBs में कम है, और लोकल प्रोसेसिंग ज़्यादातर होता है PSBs में। ठीक है। देखिए ये भी पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, सभी पॉइंट को ध्यान रखना है कि PSBs में आपसे पूछा जाएगा कौन सा इंप्लीमेंटेशन मॉडल फॉलो करते हैं। तो आप बोलेंगे कि सेंट्रलाइज रिटेल प्रोसेसिंग सेंटर को कम फॉलो किया जाता है, केवल लोकल प्रोसेसिंग सेंटर को ज़्यादा फॉलो किया जाता है। यदि प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात करें तो स्टैंड लोन मॉडल को फॉलो करती है, और जो न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक होती है इनका ब्लेंडेड मॉडल होता है, इसके अंदर सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग भी होता है और रीजनल हब भी होता है। और दोस्तों फॉरेन बैंक की बात करें तो सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग की नॉर्म्स है इनका। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों दोबारा कि जितना भी एक आप टेबल बनाइए, ठीक है, कॉलम बनाइए। मैं आपको कॉलम मैं अपने पेड मेंबर को ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं। तो फ्रेंड्स एक कॉलम बनाइए, उसमें लिखिए कि ये हमारा PSBs है, ये हमारा न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक है, ये हमारा ओल्ड जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक है, ये हमारा फॉरेन बैंक है। इनका लिखिए आप इम्प्लीमेंटेशन मॉडल कौन सा होता है, इनका लिखिए कि इनका प्रोडक्ट डेवलपमेंट मॉडल कौन सा है, इनका आप लिखिए कि। तो दोस्तों अभी मैंने आपको 4 या 5 पॉइंट बताए थे। टेक्नोलॉजी मॉडल कौन सा है, तो इससे आपको क्या होगा, एक टेबल बना रहेगा, आपके दिमाग में बैठा रहेगा पॉइंट कि हाँ इसके लिए तो ये मॉडल है, इनके लिए तो ये मॉडल है। ठीक है। दिस विल हेल्प यू इन योर फाइनल रिवीजन, सो प्लीज रिमेंबर। अब दोस्तों यदि हम जितने भी PSBs हैं, स्टैंड लोन प्रोसेसिंग मॉडल नॉर्म है लायबिलिटी प्रोडक्ट को प्रोसेस करने का, और जो हमारे ओल्ड प्राइवेट बैंक है इनके लिए सेंट्रलाइज मॉडल अडॉप्ट किया जाता है, और जो न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक है इनका जुडिशियस मिक्स होता है सेंट्रलाइज, रीजनल और स्टैंड लोन मॉडल का। जो फॉरेन बैंक है वो सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग को यूज करते हैं। दोस्तों ये जो मैं आपको बता रहा हूँ दिस इज रिगार्डिंग टू द टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर। अब दोस्तों प्रोसेस मॉडल जो है वो भी प्रोडक्ट्स के क्रॉस डिफर करता है। ठीक है। विच रिक्वायर सिंगल स्टेज प्रोसेसिंग एंड मल्टी स्टेज प्रोसेसिंग। होता है ना कि कुछ चीज़ में आप सिंगल स्टेज में प्रोसेस कर लें और कुछ चीज़ों में आप मल्टी स्टेज में प्रोसेस करें। तो PSBs में मिक्सिंग होता है। ओल्ड जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक में इंड टू एंड मॉडल अडॉप्ट किया जाता है, और फॉरेन बैंक में भी इंड टू एंड मॉडल को अडॉप्ट किया जाता है हर एक प्रोडक्ट के लिए। ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो प्रोसेस टाइम होता है ये भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। आपको मैं एग्जांपल के तौर पर बताऊं कि हमारे जो साउथ बेस्ड पब्लिक सेक्टर बैंक है इन्होंने 6 सिग्मा क्वालिटी इंप्लीमेंटेशन मॉडल को अडॉप्ट किया। ठीक है। तो इनका जो प्रोसेस टाइम होता है वो यूनिफॉर्म होता है। जो हमारे न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक है, फॉरेन बैंक है, इनका प्रोसेस टाइम जो होता है वो स्ट्रक्चर्ड होता है टाइप ऑफ एसेट पे, किस तरह का एसेट है उसके अकॉर्डिंगली ये टाइम बताते हैं। यदि प्राइसिंग की बात करें दोस्तों प्रोडक्ट और सर्विसेज का, तो PSBs में जो प्राइसिंग होता है वो किसके बेसिस पे होता है, एसेट लायबिलिटी, ALM। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ALM याद रखिएगा। ALM क्या होता है, ALM होता है एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। दोस्तों CIB में ये एक चैप्टर हुआ करता है BFM का। ठीक है। तो PSBs जो है प्राइसिंग फॉलो करती है ALM पे बेसिस पे। उनका एक स्ट्रक्चर्ड सेटअप प्रैक्टिस प्राइसिंग मॉडल होता है। जो की पॉइंट है आप उसको समझिए। आपसे पूछा जाएगा कि PSBs कैसे प्राइसिंग करती है, तो आप बोलिएगा ALM के बेसिस पे। ALM क्या होता है, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट होता है। क्लियर है।
चलिए, तो प्राइसिंग जो होता है वो एग्रेसिव होता है पीएसबीज में। और दोस्तों यदि हमारा नया जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात करें तो इनका जो प्राइसिंग होता है ये हमेशा एग्रेसिव होता है और मार्केट से एहेड होता है। प्राइसिंग के स्ट्रक्चरिंग की बात करें तो एक होता है हमारा स्टैंडअलोन प्राइसिंग, एक होता है प्राइस प्रेफरेंस, एक होता है स्पेशल कोड फॉर हाई वैल्यू डिपॉजिट एंड कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, और एक होता है हमारा प्राइस बंडलिंग। प्राइस बंडलिंग में क्या होता है दोस्तों, ये एक हॉलिस्टिक प्राइसिंग ऑफर किया जाता है स्पेसिफिक बंडल ऑफ प्रोडक्ट पे या सर्विसेज पे, ताकि टोटल प्राइस प्रपोजिशन अट्रैक्टिव लगे। ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्राइस बंडलिंग। टेक्नोलॉजिकल मॉडल की बात करें तो टेक्नोलॉजी मॉडल में देखिए फिर से वही मॉडल है, इन हाउस मॉडल, आउटसोर्स मॉडल, पार्शियली इन हाउस मॉडल, पार्शियली आउटसोर्स मॉडल। तो जितने भी पीएसबीज हैं इनका प्राइमरीली इन हाउस मॉडल होता है विद पार्शियल आउटसोर्सिंग। ठीक है, तो ये सब पॉइंट का ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों जितने भी हमारे ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक है इनका आउटसोर्स मॉडल होता है। नई प्राइवेट सेक्टर बैंक के लिए प्रीडोमिनेटली आउटसोर्स होता है विद पार्शियल इन हाउस मॉडल होता है। फॉरेन बैंक के लिए आउटसोर्स मॉडल होता है। जो टेक्नोलॉजी का लेवल है वो स्टैंडअलोन, देखिए एक फुल फॉर्म पूछा जा सकता है आपको, एएलपीएम। एएलपीएम क्या होता है, ऑटोमेटेड लेजर पोस्टिंग मशीन। प्लीज रिमेंबर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एएलपीएम ऑटोमेटेड लेजर पोस्टिंग मशीन। ठीक है, एएलपीएम का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। उसके बाद दोस्तों सस्टेनेबल रिटेल बैंकिंग के लिए क्या है, तो दो कोर स्ट्रेंथ है जो कि बैंक के रिटेल बैंकिंग मॉडल को डिफाइन करता है। पहला है क्लियर कस्टमर सेंट्रिसिटी और दूसरा है स्ट्रॉन्ग वैल्यू चेन फोकस। तो कस्टमर सेंट्रिक बैंक के पास एबिलिटी होती है कि वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं इफेक्टिव कस्टमर को अक्रॉस ऑल बाइंग प्रोडक्ट्स। ओके, तो ये सब पॉइंट को ध्यान रखना है। तो आप दोस्तों रिटेल बैंकिंग और होलसेल बैंकिंग के बीच में डिफरेंस मैंने आपको बताया था, एक बार क्विकली डिफरेंस को रिकॉल कर लेते हैं दोस्तों। पहला पॉइंट है रिटेल बैंकिंग इंडिविजुअल सेगमेंट पे टारगेट करता है, जबकि कॉर्पोरेट बैंकिंग कॉर्पोरेट क्लाइंट पे टारगेट करता है। रिटेल बैंकिंग मास मार्केट बैंकिंग होता है, जबकि कॉर्पोरेट बैंकिंग जो है क्लाइंट मार्केट बैंकिंग होता है, क्लाइंट बेस्ड बैंकिंग होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट के बारे में बात करते हैं, टिकट साइज। दोस्तों रिटेल बैंकिंग जो होता है वो आपका, लेट मी टेल यू अबाउट रिटेल बैंकिंग फ्रेंड्स, एक मिनट मैं हम लोग, हाँ तो दोस्तों रिटेल बैंकिंग जो होता है दोस्तों वो हमारा B2C अप्रोच होता है, यानी बिजनेस टू कस्टमर अप्रोच होता है, और कॉर्पोरेट बैंकिंग B2B अप्रोच होता है। टिकट साइज का, लोन का जो टिकट साइज होता है वो रिटेल बैंकिंग में छोटा होता है, और जो लोन का टिकट साइज है वो कॉर्पोरेट बैंकिंग में बड़ा होता है। रिस्क जो होता है रिटेल बैंकिंग में वाइड स्प्रेड होता है क्योंकि कस्टमर बेस लार्ज है, जबकि कॉर्पोरेट बैंकिंग में रिस्क जो है रिस्क दोस्तों कम होता है रिटेल बैंकिंग में, और कॉर्पोरेट बैंकिंग में रिस्क ज़्यादा होता है क्योंकि टिकट साइज का ज़्यादा है। ठीक है, और कस्टमर बेस छोटा है। रिटर्न जो है रिटेल बैंकिंग में ज़्यादा है, कॉर्पोरेट बैंकिंग में रिटर्न कम लो है। तो ये सभी डिफरेंस है हमारे रिटेल बैंकिंग कॉर्पोरेट बैंकिंग में। उसके बाद दोस्तों मॉनिटरिंग और रिकवरी जो रिटेल एसेट का वो लेबोरियस होता है क्योंकि लार्ज कस्टमर बेस है, और आपका जो कॉर्पोरेट बैंकिंग में उसमें मॉनिटरिंग और रिकवरी आसान होता है। तो ये था हमारा मॉड्यूल 3 का क्विक रिवीजन। होपफुली आप लेसन एंजॉय कर। क्विक रिवीजन मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने हमारे चैनल ने बेसिकली वी आर लॉन्चिंग JIB 2023 paid course program in which we are covering all 4 subjects, that is RBWM, IEFS, PBB and AFB. And in this paid course program you will get unit wise videos of PDF, unit wise videos and PDF which consist of theories and MCQs of each and every unit. The cost of accessing videos and plus PDF is rupees 500 per subject, and for PDF is rupees 200 per subject. And if you opt for all of these 4 subjects at once go, you will get 10% discount. If you want to get more detail, you can WhatsApp me on this number. I will provide you the detail. So now let's continue our today's session. So friends, हम लोग यूनिट 4 को कंटिन्यू करते हैं। यूनिट 4 को क्विकली रिवाइज करते हैं। यूनिट 4 दोस्तों रिलेटेड है ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी से। सो ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी में आइए देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि हमने कवर किया है इस पार्टिकुलर यूनिट में। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है दोस्तों, इसमें कुछ फॉर्मुलेज भी हैं। तो पहले मैंने आपको बताया था कि हिस्ट्री के बारे में बताया था कि बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया जो है BRA एक्ट 1949 के द्वारा रेगुलेटेड है। इसमें 3 फेज था। बैंकिंग सेक्टर के डेवलपमेंट को 3 फेज में डिवाइड किया जाता है। फेज 1 1770 से 1969, फेज 2 1969 से 1991, और फेज 3 आफ्टर 1991 और फिर अभी तक। तो इसमें मैं आपको बताया था कि सबसे पहले प्रेसिडेंशियल बैंक ऑफ इंडिया हुआ करते थे हमारे पास 3 जगह। हमारे पास तीन मल्टीनेशनल हमारे जो कलकत्ता, मुंबई और चेन्नई, यहाँ पे प्रेसिडेंशियल बैंक इस्टेब्लिश हुए थे जिनको मर्ज करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। उसका नाम बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया। 1969 में 14 बैंक को नेशनलाइज किया गया, और 1980s में 6 बैंक और नेशनलाइज किया गया। टोटल 20 बैंक नेशनलाइज हो गए। फिर दोस्तों फर्स्ट जो हमारा 1990s में जो फाइनल फेज था 19 में, तो नरसिम्हन कमेटी का रिपोर्ट आया ताकि वो मेजर रिफॉर्म सेट कर सके बैंकिंग सेक्टर में। तो RBI ने लाइसेंस दे दिया और प्राइवेट सेक्टर बैंक को ओपन करने के लिए।
फिर मैंने आपको बताया दोस्तों कि बैंक्स इन इंडिया, तो ओपनिंग ऑफ क्या क्या चेंज हुआ दोस्तों, आपको मैंने बताया था कि ये जो हमारा नरसिम्हन कमेटी का जो रिपोर्ट आया, तो एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया गया, जिस कारण से बैंकिंग सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए, प्राइवेट और फॉरेन प्लेयर के लिए खोल दिया गया, इंटरेस्ट रेट को डीरेगुलेट कर दिया गया, सीआरआर और एसएलआर को घटा दिया गया। पब्लिक सेक्टर बैंक का दोस्तों उस वक्त 70% से ज़्यादा बैंकिंग बिजनेस था, लेकिन उस समय फिर आ गए हमारे फॉरेन बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक। उसके अलावा दोस्तों हमारा एनपीए, ग्रॉस एनपीए जो है 8.34 ट्रिलियन तक पहुंच गया था। यदि हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो प्रॉफिटेबिलिटी किसी ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट का मेजर करता है रिलेटिव टू इट्स एक्सपेंस, यानी कितना खर्चा हो रहा है उसके रिस्पेक्ट में बताता है कि कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिटेबिलिटी को आप डिफाइन कर सकते हैं कि बिजनेस की कितना कैपेबिलिटी है कि वो आरओआई प्रोड्यूस कर रहा है, वो कितना आरओआई प्रोड्यूस कर रहा है बेस्ड ऑन इट रिसोर्स। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट वो पैसा होता है जो कि बिजनेस जो है पुल करती है आफ्टर अकाउंटिंग फॉर ऑल एक्सपेंस। जितना भी एक्सपेंस हो गया उसके बाद जितना पैसा बचता है वो कहलाता है प्रॉफिट, जबकि प्रॉफिटेबिलिटी आपका एक रिलेटिव टर्म है। तो मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट और प्रॉफिटेबिलिटी में बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि प्रॉफिट इज एन एब्सोल्यूट टर्म व्हाइल प्रॉफिटेबिलिटी इज अ रिलेटिव टर्म। प्रॉफिटेबिलिटी आपको बताता है कि एक्सपेंस के रिस्पेक्ट में आपकी कितनी प्रॉफिट हो रही है। तो प्रॉफिट को मेजर करने की प्रॉफिट 3 तरह का होता है, एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट, एक होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट और एक होता है हमारा नेट प्रॉफिट। तो दोस्तों ग्रॉस प्रॉफिट का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि टोटल सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको ग्रॉस प्रॉफिट बताता है। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको सेकंड लेवल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी बताया था, वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, तो पहले मैंने क्या बताया, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट में से आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस कर लीजिए। देखिए यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट से आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस कीजिए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलेगा। एक होता है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट को नॉमिनेटर में लिख लीजिए और दोस्तों डिनोमिनेटर में आप टोटल सेल्स को लिख लीजिए, तो ये आपको मिल जाता है दोस्तों ऑपरेटिंग मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों मैंने थर्ड पॉइंट आपको समझाया था, वो है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं, अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से टैक्स और इंटरेस्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द 3 टाइप ऑफ प्रॉफिट दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट, दैट इज नेट प्रॉफिट, वी हैव टॉक्ड अबाउट ग्रॉस प्रॉफिट, वी हैव टॉक्ड अबाउट टोटल प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। दोस्तों प्रॉफिटेबिलिटी और प्रॉफिट के बीच में डिफरेंस मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट एब्सोल्यूट टर्म है और जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो रिलेटिव टर्म है। प्रॉफिट को मेजर करना है तो टोटल आपका रेवेन्यू कितना हुआ उसमें से एक्सपेंस को माइनस कर दीजिए, ठीक है, तो आपको प्रॉफिटेबिलिटी मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट और प्रॉफिटेबिलिटी बैंकिंग के कंटेक्स्ट में इसका क्या मीनिंग है। तो मेजर पोर्शन ऑफ बैंक प्रॉफिट आता है इंटरेस्ट से और जो फीस ये चार्ज करती है, और मेजर एसेट है बैंक का लोन और एडवांस जो कि इंडिविजुअल बिजनेस को देती है ये, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मेजर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो सबसे पहला मेजर आता है आरओए और दूसरा होता है आरओई। तो दोस्तों आपको बेसिक इक्वेशन में बता दूं, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस बैंक कैपिटल, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक इक्वेशन है एसेट और लायबिलिटी के बीच में रिलेशन का। उसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट था वो है आरओई से रिलेटेड। आरओई बेसिकली डिपेंड करता है किस पे, इंटरेस्ट रेट स्प्रेड पे। नेट इंटरेस्ट इनकम इज इक्वल टू इंटरेस्ट रिसीव ऑन एसेट माइनस इंटरेस्ट पेड ऑन लायबिलिटी। और इंटरेस्ट रेट स्प्रेड या इंटरेस्ट स्प्रेड क्या होता है कि आपका एवरेज इंटरेस्ट कितना रिसीव हुआ एसेट पे और कितना एवरेज आपने लायबिलिटी पे पे किया, दोनों के बीच का डिफरेंस। इसे हम लोग एनआईआई भी मेजर करते हैं और इंटरेस्ट रेट स्प्रेड भी मेजर करते हैं। दोस्तों यदि हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या होता है, नेट इंटरेस्ट इनकम अपॉन एवरेज टोटल एसेट। आरओई की यदि हम बात करें तो आरओई क्या होता है, फी इनकम प्लस नेट इंटरेस्ट इनकम माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन एवरेज टोटल एसेट। यानी दोस्तों आरओई निकालने के लिए हम लोग नेट इनकम को नॉमिनेटर में लिखते हैं और एवरेज टोटल एसेट को हम लोग डिनोमिनेटर में लिखते हैं। ओके, सो एवरेज टोटल एसेट कैसे निकालते हैं, फिजिकल ईयर के शुरू में एसेट, फिजिकल ईयर के एंड में एसेट, दोनों को जोड़ के बाई 2 कर लीजिए तो आपको आरओई मिल जाएगा। यदि हम आरओई की बात करें तो आरओई बेसिकली वो रिटर्न होता है जो कि बैंक ऑनर अर्न करती है अपने इन्वेस्टमेंट पे, और ये केवल आरओई पे डिपेंड नहीं करता बल्कि टोटल वैल्यू ऑफ एसेट पे भी डिपेंड करता है आरओई, ठीक है। तो बैंक अपने लायबिलिटी को बढ़ाएगी एसेट के लिए तो वो लिवरेज को यूज करती है। लिवरेज बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। तो आरओई का फुल फॉर्म, आरओई का दोस्तों फॉर्मूला होता है नेट इनकम अपॉन बैंक कैपिटल। लिवरेज रेशियो क्या होता है, बैंक एसेट अपॉन बैंक कैपिटल। तो 2 चीज़ याद रखिएगा, आरओई यदि आपको निकालना है तो नेट इनकम बाय एवरेज टोटल एसेट होता है, ठीक है। और यदि आरओई निकालना है आपको तो नेट इनकम अपॉन बैंक कैपिटल होता है। नेट इनकम दोनों के नॉमिनेटर में होता है। और लिवरेज रेशियो जो आइडियल माना जाता है वो होता है 10:12। लिवरेज रेशियो क्या होता है, बैंक एसेट अपॉन बैंक कैपिटल। वी हैव डिस्कस इन डिटेल इन द यूनिट वीडियो लेक्चर की लिवरेज रेशियो के क्या इंपॉर्टेंस है, लिवरेज रेशियो कितना होना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा होना सही है कि कम होना सही है। वी हैव डिस्कस ऑल दिस एस्पेक्ट। ब्रांच ऑपरेटिंग एफिशिएंसी के बारे में बताया, एफिशिएंसी की जरूरी क्यों है बैंक के ऑपरेशन के लिए, तो वो इम्प्रूवमेंट के लिए ऑपरेटिंग टारगेट को सेट करता है। तो क्या क्या तरीका है दोस्तों इम्प्रूव करने का ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज को, तो बिजनेस को रियलाइन करो, चैनल को ऑप्टिमाइज करो, प्रोसेस की कॉस्ट को रिड्यूस करो,
फिर स्टाफ की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाओ, टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन को लाओ, वेंडर को प्रॉपर्ली मैनेज करो, प्रोडक्ट बंडलिंग और रिलेटिव प्राइसिंग को इंट्रोड्यूस करो, क्रॉस लॉब डाटा शेयरिंग करो, 360 डिग्री कस्टमर व्यू को बिल्डअप करना, सोफिस्टिकेटेड कस्टमर सेगमेंटेशन होना चाहिए, रियल टाइम क्रॉस सेलिंग अप सेलिंग यूज कर सकती है बैंक। ठीक है, ये सभी तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है, एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सकता है। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं? तो कुछ हमारे इंटरनल फैक्टर है, कुछ हमारे एक्सटर्नल फैक्टर है, जैसे कि आप देख सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ इक्विटी कैपिटल, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, रेशियो ऑफ बैंकिंग सेक्टर डिपॉजिट टू ग्रॉस टू जीडीपी, ये सब इंटरनल फैक्टर हैं। और दोस्तों इन्फ्लेशन, गवर्नमेंट पॉलिसी, कंपटीशन, ये सब एक्सटर्नल फैक्टर हैं। तो प्रॉफिटेबिलिटी जो है बैंकों का वो 3 मेजर फैक्टर के द्वारा अफेक्ट होता है। पहला है मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर, दूसरा है इंडस्ट्री स्पेसिफिक फैक्टर। ठीक है, सो द फर्स्ट इज मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर, इंडस्ट्री स्पेसिफिक फैक्टर, अदर बैंक स्पेसिफिक फैक्टर, अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। यदि आपको ब्रांच के प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना है, ग्रोथ एंड रिस्क, सो दीज आर 3 थिंग टू फोकस। ओके, एंड थ्रू कंपैरिजन एक बैंक कैन अनकवर प्राइमरी इशूज, मतलब एक दूसरे से कंपेयर करना। ठीक है, इसके कारण जो प्राइमरी इशूज है उसको अनकवर कर सकती है। फिर दोस्तों यदि प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना है तो स्ट्रेटजिक फिट को एसेस करना पड़ेगा, यूनिक रोल को एसेस करना पड़ेगा इस ब्रांच का, करंट कस्टमर बेस को एनालाइज करना पड़ेगा, आपको बेस्ट न्यू प्रोस्पेक्ट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, कंपटीशन को एनालाइज करना होगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्वालिटी लोन प्रोवाइड करना, नॉन इंटरेस्ट इनकम पे फोकस करना, लो कॉस्ट डिपॉजिट में हम लोगों ने पहले डिस्कशन किया एक चीज़ को, कासा कम होना चाहिए, कि फिर मिनिमम कैश बैलेंस को होल्ड करना, कॉस्ट मैनेज करना। ठीक है, ये सही फैक्टर्स हैं। तो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के द्वारा आप यूज कर सकते हैं आप एनालाइज करने के लिए आपके स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। आपने जनरल बिजनेस कॉस्ट को एसेस कर सकते हैं, आप अपने बिजनेस वेस्ट के एरिया को रिव्यू कर सकते हैं, आप प्राइसिंग और प्रोडक्ट को रिव्यू कर सकते हैं रेगुलरली, आप प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, बेस्ट कस्टमर बेस्ट अप सेलिंग, क्रॉस सेलिंग, डाइवर्सिफाइंग टेक्निक। ठीक है, सो दोस्तों दिस वाज अबाउट आवर क्विक रिवीजन सेशन ऑफ मॉड्यूल ए। तो मॉड्यूल ए में दोस्तों हम लोगों ने 4 यूनिट को डिस्कशन किया, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैंने कवर किया। होपफुली यू हैव लाइक द सेशन। सो दिस वे वी विल कवर मॉड्यूल बी, मॉड्यूल सी, मॉड्यूल डी ऑल्सो। द लिंक विल बी प्रोवाइडेड लेटर ऑन। For the time being, I request you, if you want such type of modules videos, you can join our telegram channel। दोस्तों टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप प्लीज़ उसे ज्वाइन करें। जो भी ऐसा वीडियोज़ रहेगा, इस तरह के वीडियोज़ को, यदि इफ़ यू वांट मी टू डेवलप सच वीडियोज़ फॉर अदर मॉड्यूल्स ऑल्सो, काइंडली राइट इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें कि yes we want this module, such type of videos for other modules also, and please join our telegram channel for instant update। आपको यदि instant update चाहिए किसी भी JIB के रिगार्डिंग, then you can join our telegram channel, the link is shown in the description। and if you want to enroll our program, then you can WhatsApp me on this number, the description is the link is provided in the description। okay, this is the contact number and for more details। thank you for listening this lecture। we will